हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो इसमें हमारा मेजर फोकस सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 पे होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में आप सेक्शन 2J पे कॉन्सेंट्रेट करना सिर्फ, विच टॉक्स अबाउट पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता क्या है? एक ऐसी टाइम लिमिट जो कि हमारा एक्ट का जो शेड्यूल है ना उसमें लिखी गई है कि उसके विद इन ही आपको कोई भी सूट है, अपील है या एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि हमारा जो शेड्यूल है ना एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सूट है आपको विद इन 3 इयर्स ही इंस्टीट्यूट करना है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो वो हो गई पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लेकिन इस डेफिनेशन में एक और टर्म यूज किए, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या चीज होती है? ये होता है फाइनल टाइम लिमिट जिसके अंदर ही आपको कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। लेकिन इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको हम, ये जो हमारा पूरा एक्ट है ना उसमें कुछ रूल्स एंड प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें हमें बताया गया है कि कब आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट होता है, या फिर कौन से ऐसे डेज है जब जो जिसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, या कौन से ऐसे स्पेशल रीजन या सर्कमस्टेंसेस है जिसमें आपका जो टाइम पीरियड है ना वो एक्सटेंड हो सकता है। ये जो आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है बेसिकली वो एक्सटेंड हो सकता है। तो जब हम कैलकुलेट इस मेथड से करते हैं, रूल्स एंड प्रोविजंस के हिसाब से करते हैं, उसको हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बोलते हैं। तो आसान भाषा में पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक ऐसा टाइम लिमिट है जो आप कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजंस एंड द रूल्स दैट आर प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। एक बार पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2J, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, and prescribed period means the period of limitation which is computed in accordance with the provisions of this act। तो होपफुली आपको डिफरेंस जो है इन दोनों में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 3 विच टॉक्स अबाउट बार ऑफ लिमिटेशन। ये क्या बोल रहे हैं? मान लो आपने कोई सूट इंस्टीट्यूट किया है या अपील फाइल की है या एप्लीकेशन फाइल की है आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। सब कुछ जो भी कैलकुलेशन वगैरह आपको करनी थी, जो भी डेज एक्सक्लूड करने थे, जो भी एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स लगाने थे, उसके बाद भी, उस प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद अगर आप कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, अपील प्रेफर कर रहे हो या एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो फिर क्या है, जो कोर्ट है वो बाउंड है कि वो उन सब चीजों को डिसमिस कर देगा। द कोर्ट शैल डिसमिस द सेम। फिर उसके बाद क्या है, मान लो कि आपने एक सूट इंस्टीट्यूट किया आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, आपका जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था वो खत्म हो गया, और जो डिफेंडेंट है ना वो भूल गया कि अरे इसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड था वो तो खत्म हो गया। तब भी जो है आप सूट नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते, क्योंकि जो कोर्ट है वो सुओ मोटो, यानी कि वो खुद से बोलेगा, वो खुद से ये कहेगा कि नहीं, आपका जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो ओवर हो गया। तो अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है कि आप सूट इंस्टीट्यूट कर सको या अपील फाइल कर सको या एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सको। अब हम कब बोल सकते हैं कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है? क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ है। तभी से तो हम ये जो हमारा प्रिस्क्राइब पीरियड का जो स्टार्टिंग है वो डिटरमिन करेंगे कि कब से जो हमारा टाइम है वो स्टार्ट होगा। तो अगर ऑर्डिनरी केस है तो जब प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट होता है तब। लेकिन अगर मान लो पॉपर का केस है, पॉपर मतलब कि कोई ऐसा इंसान है जो बोल रहा है कि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं सूट इंस्टीट्यूट कर सकूं, बेसिकली इंडिजिन पर्सन। तो उसके केस में हम कब बोलेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है? जब ये बंदा एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के पास कि मुझे आप अलाउ करो, कोर्ट मुझे परमिशन दे कि मैं एज अ पॉपर जो है सू कर सकूं, तब। फिर उसके बाद क्या है, व्हेन अ कंपनी इज बीइंग वूंड अप। अब इसमें क्या होता है कि जब कंपनी जो है पूरी वोंड अप होती है, यानी कि क्लोज हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारा कुछ क्लेम है कंपनी के पास, मतलब कि हमें कुछ हमारे पैसे वगैरह बाकी है, जैसे कि मान लो क्रेडिटर्स हो गए या कुछ एम्प्लॉइज हो गए, ये सब कुछ। तो उन्हें अपने जो भी क्लेम्स होते हैं कि हमारे कंपनी में क्लेम्स है, उन्हें वो भेजने होते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन है? गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक व्यक्ति है जिसका रोल होता है कि वो मतलब जो भी कंपनी ने डेट्स लिए हैं, ठीक है, उसको संभालें, जो भी कंपनी के एसेट्स है उन्हें वो सारे जो क्रेडिटर्स है या जो भी एलिजिबल बंदे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। तो फिर अगर कंपनी जब वोंड अप होती है तो उसके केस में हम कब बोलते हैं कि सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है? जब ये जो लोग हैं, जो क्लेमेंट्स है, जिनको मतलब पैसे चाहिए कंपनी से, वो अपने क्लेम्स सेंड करते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब इस नेक्स्ट पॉइंट पे ना थोड़ा ध्यान से सुनना। इफ एनी क्लेम इज मेड इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इन एन एग्जिस्टिंग सूट, दे शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट्स एंड देयर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी। तो अभी पहले सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम का मतलब समझते हैं। पहले सेट ऑफ का समझ लेते हैं और डेट पे थोड़ी नजर डालना। पहली तारीख को, 1 जनवरी को, ये प्लेंटिफ बोलता है कि डिफेंडेंट, तूने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे। 2 तारीख को डिफेंडेंट अपना डिफेंस में बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ मैंने तुझसे 10,000 रुपए लिए थे, लेकिन तूने भी मुझसे पहले 5,000 रुपए लिए थे, और मैं सेट ऑफ क्लेम करता हूँ 5,000 रुपीज, यानी कि अब मैं लायबल हूँ सिर्फ 5,000 रुपए तुझे देने के लिए। तो ये सेट ऑफ की सिचुएशन हो गई।
एक दूसरी सिचुएशन कंसिडर करते हैं काउंटर क्लेम की। 1 जनवरी को प्लेंटिफ बोलता है कि डिफेंडेंट तू मुझे ओ करता है 10,000 रुपीज। 2 तारीख को डिफेंडेंट अपने डिफेंस में बोलता है कि पहली बात तो मैंने तुझसे कोई 10,000 रुपए नहीं लिए, और दूसरी बात तूने मेरा कोई नुकसान किया था, तो मैं तुझे सू करता हूँ कि तू मुझे 10,000 रुपए दे। ये हो गया काउंटर क्लेम। तो अब क्या बोला गया है इसमें कि अगर किसी भी एग्जिस्टिंग सूट में आप सेट ऑफ का क्लेम लेते हो या काउंटर क्लेम का क्लेम लेते हो, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। एंड अगर सेपरेट सूट है तो उसकी डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी अलग होगी। तो अगर मान लो कि इस सूट में एक एग्जिस्टिंग सूट में आपने सेट ऑफ का डिफेंस लिया है, तो वो एक सेपरेट सूट की तरह कंसिडर होगा, और वो सेपरेट सूट की डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होगी? सेट ऑफ क्लेम किया है तो सेम डेट एज अ सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। तो इसमें इसका क्या मतलब है कि सेट ऑफ की जो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो क्या माना जाएगा? जिस दिन प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया था उसी दिन, यानी कि 1 जनवरी ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? सेम डेट एज द सूट। कौन सा सूट? इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। तो कौन से सूट में आपने सेट ऑफ प्लीड किया है? जो प्लेंटिफ ने फाइल किया था 1 तारीख को, इसलिए डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेट ऑफ जो है वो 1 तारीख ही मानी जाएगी। भले ही डिफेंडेंट ने इसका जो अपना डिफेंस है सेट ऑफ का वो 2 तारीख को लिया, लेकिन हमें क्योंकि लिमिटेशन डेट सेट ऑफ की क्या बोली गई है? सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। तो वो जो सूट है, जिस सूट में सेट ऑफ प्लीड किया गया है, वो 1 तारीख को फाइल किया गया था, तो ये सेट ऑफ की जो डेट है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो 1 तारीख ही मानी जाएगी एंड नॉट 2। इसको ध्यान रखना। काउंटर क्लेम में क्या है? काउंटर क्लेम की डेट क्या मानी जाएगी? द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज एक्चुअली मेड इन द कोर्ट। तो मतलब आप समझ रहे हो कि 1 तारीख को जो प्लेंटिफ है उसने सूट इंस्टीट्यूट किया, लेकिन 2 तारीख को जो डिफेंडेंट है उसने काउंटर क्लेम का डिफेंस लिया, तो 2 तारीख को हम मानेंगे कि जो काउंटर क्लेम का जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हुआ है, ना कि 1 तारीख को। क्योंकि डेट देखो ना यार, काउंटर क्लेम के लिए क्या बोला है? द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज एक्चुअली मेड इन द कोर्ट। तो डिफेंडेंट ने कम काउंटर क्लेम लिया है 2 तारीख को लिया है ना कि 1 तारीख को। लेकिन सेट ऑफ का थोड़ा अलग है, क्योंकि सेट ऑफ इज कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, इसलिए हमने ये लिया है कि उसकी जो सेम डेट ही होगी जब एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीड। तो इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप मेरे पास नहीं बैठे हो, मेरे पास पेन और पेपर नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इतना क्लैरिटी के साथ नहीं समझा पा रही, पर जितना हो सकता है उतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ। इफ एनी क्लेम इज मेड इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इन एन एग्जिस्टिंग सूट, दे शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट एंड देयर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी। अगर सेट ऑफ क्लेम किया है, सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज पीरियड, और काउंटर क्लेम लिए द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज एक्चुअली मेड इन द कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एन एप्लीकेशन इज मेड इन द हाई कोर्ट बाय नोटिस ऑफ मोशन। अब मान लो आपने एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट को बाय नोटिस ऑफ मोशन। नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है? एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट होती है, जिससे आप कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर रहे हो और ऑपोजिट पार्टीज को भी इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपने एक नोटिस ऑफ मोशन या एक मोशन फाइल किया है, जिसके द्वारा आप कोर्ट को किसी स्पेसिफिक कोर्ट ऑर्डर या रूलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप ऐसी कोई भी एप्लीकेशन लगाते हो ना, तो उसका जो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं ना कि कब माना जाता है कि सूट इंस्टीट्यूट होता है, तो इसमें जो इंस्टीट्यूशन की डेट है वो कब मानी जाएगी? जब आप वो जो एप्लीकेशन है वो प्रेजेंट करते हो टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, तब उसकी डेट मानी जाती है, और तब से वो जो लिमिटेशन पीरियड या प्रिस्क्राइब पीरियड जो भी है वो स्टार्ट होता है। तो अब इससे रिलेटेड एक केस देखते हैं, बीके एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स। तो अब इसमें क्या होता है कि ये एक कोड है आईबीसी, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसमें क्या होता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, यानी कि जिन्होंने पैसे दिए हुए थे, वो क्या करते हैं, वो जो डेटर कंपनी है उनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर देते हैं, अगर जो डेटर कंपनी है वो जो लोन है या जो भी पैसे लेते हैं वो नहीं चुका पाते, तो इसलिए इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट कर देते हैं और उसकी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं अंडर सेक्शन 7 और सेक्शन 9। लेकिन अब क्या था कि जो ये जो कोड था ना, इसमें कोई भी लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि प्रायर टू 2018 amendment, some tribunals had held that the limitation act does not apply to IBC applications। तो यहाँ पे प्रायर टू 2018 amendment क्यों लिखा है? क्योंकि जब 2018 का amendment आया तो उसने साफ साफ बोल दिया कि IBC की जो applications होंगी ना अंडर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9, उस पर भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगा। लेकिन 2018 amendment से पहले कुछ जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने बोला कि जो लिमिटेशन एक्ट है ना वो IBC के एप्लीकेशंस पे अप्लाई नहीं करेगा। तो अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या जो लिमिटेशन एक्ट है वो आईबीसी एप्लीकेशंस पे अप्लाई करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो कब से करेगा? जब आईबीसी इन्फोर्समेंट में आया, जो पूरा ये जो कोड है वो इन्फोर्समेंट में आया तब से, या फिर जो हमारा 2018 अमेंडमेंट जिसने एक्सप्रेसली बोल दिया कि लिमिटेशन एक्ट आईबीसी एप्लीकेशंस पे अप्लाई करेगा तब से। तो कोर्ट ने बोला
कि हाँ ये जो लिमिटेशन एक्ट है ना वो आईबीसी की जो एप्लीकेशंस है उस पे अप्लाई करेगा। एंड कब से करेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द आईबीसी, जब से आईबीसी आया है इन्फोर्समेंट में, यानी कि 1 दिसंबर 2016, तब से, ना कि जब 2018 अमेंडमेंट आया तब से। फिर उसके बाद क्या है, कोर्ट ने इसमें और आगे ऑब्जर्व किया कि जब डिफॉल्ट होता है ना, डिफॉल्ट यानी कि जो डेटर है उसने मतलब वो फेल हो गया आपके पैसे चुकाने के लिए, तब उसने डिफॉल्ट कर दिया, तभी आपका राइट टू सू अराइज हो जाता है, आपका हक बन जाता है कि आप अपने जो पैसे हैं वो सामने वाले से वसूल कर सको। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया। और आगे ये बोला गया है कि क्योंकि जो आईबीसी है उसमें कोई भी लिमिटेशन जो है, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की है, इसलिए हम लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 अप्लाई करेंगे। और हमारा जो लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 है वो ये बोलता है कि अगर जब भी कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी गई होती है ना किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो हम आर्टिकल 137 का प्रयोग करते हैं। और आर्टिकल 137 क्या टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करते हैं? 3 इयर्स। ठीक है, और 3 इयर्स कब से कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली फ्रॉम द डेट ऑफ द डिफॉल्ट, जब बंदा जो है वो पैसे नहीं दे पा रहा है और उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो उस डेट से हम 3 इयर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए मान लो कि जो डेटर है उसने डिफॉल्ट कर दिया और जो क्रेडिटर है उसका राइट टू सू जो है वो अराइज हो गया, तो अब आपके पास 3 साल है कि जब से डिफॉल्ट हुआ है 3 साल के विदिन आप जो भी अपनी एप्लीकेशन वगैरह है वो फाइल कर दो। और अगर आपने 3 साल के विदिन जो है आफ्टर डिफॉल्ट आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है, तो वही है वो सेक्शन 3 के अंदर बार्ड हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल सेक्शन 5 की जो कंडीशंस है वो आप पे अप्लाई नहीं होती, जिसमें आपका वो जो टाइम होता है वो थोड़ा एक्सक्लूड हो जाता है और आपको मतलब एक्सटेंशन वगैरह मिल जाती है। और फिर वही है, कोर्ट ने ये भी बताया कि डेट ड्यू या डिफॉल्ट का क्या मतलब है? ऐसे लोन की बात हो रही है, ऐसे डेट की बात हो रही है जो कि रिकवरेबल है। ऐसे कोई डेट की बात नहीं हो रही जो कि ऑलरेडी बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट है, यानी कि 3 साल जो है, 3 साल से जिनको ज्यादा हो गए हैं बहुत ज्यादा, उन डेट्स की बात नहीं हो रही। और पर अगर आपको पता होगा कि एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि लिखित में मैंने बोल दिया कि हाँ मैं आपको ये जो डेट है वो ओ करता हूँ, ठीक है, तो तब से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है और वो डेट को मतलब डिफॉल्ट से 3 साल हो चुके हैं, फिर भी आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह फाइल नहीं की थी और वो जो डेट है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, तो उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ उन डेट की बात हो रही है जो अब रिकवरेबल है। और ये नेक्स्ट पॉइंट तो पहले ही मैंने आपको पहले वाले में ही समझा दिया था, सेम ही है। नेक्स्ट है सेक्शन 5, एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टन केसेस या कॉन्डिनेशन और डिले। तो अब इसमें क्या है कि मान लो कोई बंदा है जिसने कोई अपील या एप्लीकेशन फाइल की है आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ अपील और एप्लीकेशन की बात हुई है, सूट के इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हुई है। क्योंकि अगर मान लो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको बोला गया है कि 3 साल के विदिन आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो 3 साल के विदिन ही करना है, आपको कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। ये जो आपको एक्सटेंशन वगैरह जो हम दे रहे हैं वो सिर्फ अपील में लागू होगी या फिर एप्लीकेशन में लागू होगी। और यहाँ तक कि एप्लीकेशन में भी एक्सक्लूजन है, ये जो होती है ना एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर ऑर्डर ये 21 ऑफ द सीपीसी, वो भी एक्सक्लूडेड है। सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है, नॉट ऑन द इंस्टीट्यूशनल सूट्स, और एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो बात करते हैं कि मान लो आपने कोई अपील या एप्लीकेशन लगाई है और ऐसे लगाइए प्रिस्क्राइब पीरियड आपका ओवर हो गया उसके बाद लगाइए, तो आपका काम क्या है अब? कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना है कि आपकी कोई मजबूरी थी, बहुत ही आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से आप विद इन दी प्रिस्क्राइब पीरियड वो अपील या एप्लीकेशन नहीं प्रेफर कर पाए। और अगर कोर्ट आपके इस रीजन से सेटिस्फाई होती है तभी आपको वो एक्सटेंशन देगी कि चलो ठीक है माफ किया, तुम्हारा प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गया है, लेकिन तब भी हम तुम्हारी ये जो अपील या एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका वो सफिशिएंट कॉज नहीं है तो आपको कोई एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसमें आगे एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि मान लो कि जो एप्लीकेंट है या जो एप्लीकेंट है वो किसी भी जजमेंट से या प्रैक्टिस से या ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट से मतलब कंफ्यूज हो गया, मिसलेड हो गया कि अरे नहीं अभी तो मेरे पास टाइम है कि मतलब कि ये अपील और एप्लीकेशन में फाइल कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी उसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड वो खत्म हो गया, लेकिन वो इस बिलीफ में था कि नहीं अभी तो मेरे पास और टाइम है, तो वो सफिशिएंट कॉज होगा कि ठीक है आप जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके बाद भी आप फाइल कर सकते हो। क्योंकि मतलब मेजर रीजन क्या है कि आपको नेग्लिजेंट नहीं होना, आपको मतलब बैड फेथ में एक्ट नहीं करना। अगर आपको सही में लगा था, आपको जेन्युइनली आप मिसलेड हो गए थे, आप कंफ्यूज हो गए थे किसी भी ऑर्डर प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट से कि अरे अभी मेरे पास और टाइम है, लेकिन एक्चुअली में आपका टाइम खत्म हो गया था, तो हम मानेंगे कि ठीक है वो सफिशिएंट कॉज था और आप बाद में भी वो अपील या एप्लीकेशन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देन क्योंकि ये जो सेक्शन 5 जो कॉन्डिनेशन और डिले है, ये एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस है, वो थोड़ा मतलब ज्यादा मार्क्स में भी आता है एग्जाम्स में। तो हमें थोड़ा डिटेल में उसके जो केस लॉज है एंड पर्पस वगैरह सब कुछ करते हैं उसका। तो क्योंकि बहुत आसान है तो आसान भाषा में लिखा हुआ है पर्पस ऑफ सेक्शन 5 क्या है, आप खुद ही लगा सकते हो कि सेक्शन 5 का पर्पस क्या है, कि जो जेन्युइन लिटिगेंट्स है यानी कि जिनकी जेन्युइनली में कोई प्रॉब्लम थी या जो अप्रोच नहीं कर पाए थे कोर्ट को विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम क्योंकि उनके साथ कुछ हो गया था या XYZ कोई भी रीजन था, तो एटलीस्ट उनकी जो रेमेडी है, उनका जो हक है वो ना छिन जाए। इसलिए सेक्शन 5 का ये मेजर पर्पस है कि चलो ठीक है उनको थोड़ा एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दो, लेकिन बहुत जरूरी है कि वो जो लिटिगेंट्स है वो मतलब नेग्लिजेंट ना हो या फिर वो बैड फेथ में एक्ट ना कर रहे हो, कि वो जो लॉ है जो उनको जो ये एडवांटेज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें उनका उसका गलत फायदा ना उठाएं, या फिर उनकी खुद की गलती थी और वो खुद की गलती जो है उसका फायदा ना उठाएं। इसलिए पर जो जेन्युइन लिटिगेंट्स है ताकि उन्हें उनके साथ इनजस्टिस ना हो, ये पर्पस है सेक्शन 5 का। तो हमारा जो लॉ है ना वो बोलता है कि चलो ठीक है सामने वाले बंदे को हमने टाइम दिया कि उसका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गया, फिर भी तू अपील या एप्लीकेशन ला, कोई नहीं, लेकिन सेम टाइम पे आपको सफिशिएंट कॉज प्रूव करना है। सफिशिएंट कॉज नहीं प्रूव करोगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसीजरल रूल्स आर मेंट टू एडवांस द जस्टिस एंड नॉट टू डिफीट इट। अब सफिशिएंट कॉज का मीनिंग एंड स्कोप तो बहुत ईजी है, सिंपल भाषा में बता देती हूँ। सफिशिएंट कॉज का जो मतलब है वो हमने डेलिबरेटली जानबूझ के एक्ट में डिफाइन नहीं किया, क्योंकि कोर्ट चाहती है कि जो सफिशिएंट कॉज है उसको हम रिस्ट्रिक्ट ना कर ले, इट शुड बी इंटरप्रिटेटेड लिबरली। यानी कि क्या होता है कि कोई भी ओवरली स्ट्रिक्ट एंड ओवरली रिजिड मैनर में आप उसको इंटरप्रेट मत करो, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो नॉट बी कैजुअल। कैजुअल यानी कि कोई बंदा बोल रहा है कि अरे मैं भूल गया था, या फिर मेरा लॉयर बहुत बिजी था इसलिए हमें याद नहीं रहा या हम फाइल नहीं कर पाए, ऐसा नहीं आपको एक्सप्लेनेशन रखना है। ये जो सफिशिएंट कॉज होता है ना वो क्या होता है, रीजनेबल एडुकेट एंड बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए विच प्रिवेंटेड द लिटिगेंट फ्रॉम फाइलिंग विद इन द टाइम पीरियड। और क्या होता है, लिटिगेंट एट द सेम टाइम उसको ड्यू केयर एंड सॉरी डिलिजेंस रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिटिगेंट जो है वो खुद भी नेग्लिजेंट था या बैड फेथ में एक्ट कर रहे। फिर उसके बाद और क्या लिखा है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और सफिशिएंट कॉज के, इट मस्ट बी जेन्युइन नॉट अ प्रिटेंस। देन उसके बाद के जो डिले आपने किए वो इंटेंशनल या मैलिशियस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये भी दिखाना है कि आप ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल और डिलिजेंट मैनर में एक्ट कर रहे थे लेकिन फिर भी डिले हो गई क्योंकि आपके पास कोई रीजनेबल कॉज था। फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो सही होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी वेग नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी बोल रहे हो, इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए और अनसपोर्टेड बाय फैक्ट्स। मतलब आपको ऑफ कोर्स अगर आप सफिशिएंट कॉज जो है वो प्रूव करें तो आपको एविडेंस वगैरह सब कुछ लाने भी तो पड़ेंगे, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल दो उससे काम नहीं चलेगा। और उसके बाद क्या है, कोर्ट्स एक्सेस सफिशिएंट कॉज केस बाय केस बिकॉज नो टू डिलेज आर आइडेंटिकल। ऑफ कोर्स जो कोर्ट्स है वो केस टू केस बेसिस पे डिफाइन करती है कि सफिशिएंट कॉज क्या होगा, मतलब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या थे। तो हर अलग अलग केसेस में अलग अलग सफिशिएंट कॉज हो सकते हैं, किसी में भी हम एक मतलब एक रूल नहीं सेट कर सकते कि यही सफिशिएंट कॉज होगा, और इसीलिए हमने एक्ट में डिफाइन नहीं किया, क्योंकि सफिशिएंट कॉज तो यार कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अब वो कोर्ट के ऊपर है कि उन्हें सही लग रहा है कि ये सफिशिएंट कॉज था या नहीं था। आगे है जुडिशियल डिस्क्रेशन एंड कॉन्डोनेशन और डिले। तो सेक्शन 5 का प्रयोग करने से या सेक्शन 5 जो है उसका मतलब सीधा यही नहीं होता कि आपको ऑटोमेटिक राइट टू कॉन्डोनेशन मिल गया कि आप अपना जो डिले है वो सेट असाइड करवा सको। कोर्ट के हाथों में है, कोर्ट का पूरा डिस्क्रेशन है कि वो आपको कॉन्डोनेशन और डिले ग्रांट करना चाहती है, वो जो आपने जो डिले कॉज किया उसको सेट असाइड करना चाहती है या फिर नहीं। और ये जो डिस्क्रेशन है वो जुडिशियल है, स्ट्रक्चर्ड है, और इट शुड बी एक्सरसाइज ऑन डिफाइंड प्रिंसिपल्स। ये जो डिस्क्रेशन है कोर्ट ये नहीं देखेगी कि सिंपैथी से दे रही है आपको या आपके ऊपर कोई एहसान जेनरोसिटी कर रही है, ये इक्वली अप्लाई करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या सफिशिएंट कॉज था या नहीं था। फिर उसके बाद जो जुडिशरी है ना वो ज्यादातर जो दो प्रिंसिपल्स है जो यूज करती है ये देखने के लिए कि इसने जो डिले किया उसको सेट असाइड करना चाहिए या फिर नहीं, वो कौन से हैं। तो द बोनाफाइड्स ऑफ द एप्लीकेंट, इसका मतलब क्या है कि जो एप्लीकेंट है क्या वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, क्या उसके पास सच्ची में कोई जेन्युइन एंड वैलिड रीजन था डिले कॉज करने का या नहीं था। और सेकंड इज प्रिजुडाइज कॉज टू द ऑपोजिट पार्टी, की अगर मतलब मान लो कि हमने जो डिले है कि चलो ठीक है इसके डिले को सेट असाइड कर दिया, तो क्या जो है वो ऑपोजिट पार्टी को अनफेयरली हार्म होगा या नहीं होगा, जैसे कि कोई भी हार्म, कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या विटनेस जो है वो आगे अनअवेलेबल रहेंगे या एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का खतरा रह सकता है, मतलब ऐसे जो भी है कि क्या सामने वाली पार्टी को कितना नुकसान होगा। तो इन दोनों चीजों का हमें बैलेंस लेके चलना पड़ेगा।
फर्दर देयर आर अदर टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट गाइड द कोड। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लो कि जो लेंथ ऑफ द डिले, कि आपने कितना डिले किया, उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना। अगर मान लिया आपने कितना भी डिले किया हो, चाहे 5 साल का डिले, 10 साल का डिले, तो पर अगर आपका एक्सप्लेनेशन सही है ना, तो वो अगर लेंथ ऑफ डिले चाहे कितनी भी हो, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। आपका जो सफिशिएंट कॉज है, आपने जो रीजन दिए, वो डिसाइडिंग आपका फैक्टर होगा। और ऐसे ही चाहे कितना भी शॉर्ट डिले हो, यानी कि 1 दिन का ही क्यों ना डिले हो, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल फुद्दू है, ठीक है, जो पता चलता है कि आप ही नेग्लिजेंट थे, तब भी जो है आपका डिले सेट असाइड नहीं किया जाएगा। तो वो सब कुछ जो बात मतलब घूम फिर के एक्सप्लेनेशन पे ही आती है, वो मैटर नहीं करता कि आपने कितना डिले किया, बहुत लंबा डिले किया या छोटा डिले। और अब सेक्शन 5 का कनेक्शन विद सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 तो सीधे-सीधे बोल देता है कि अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आते हो कोई भी अपील, सूट या एप्लीकेशन लेके, तो कोर्ट की ड्यूटी है, शैल लिखा है उस वहाँ पे सेक्शन 3 में पढ़ोगे कि कोर्ट को तो डिसमिस करना ही पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 5 उसका एक्सेप्शन है, जो कि बताता है कि अगर सफिशिएंट कॉज़ हम प्रूव कर रहे हैं, तो फिर अगर जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो खत्म भी हो गया, तब भी आप मतलब हमें ग्रांट कर दो, हमारी डिले जो है वो आप सेट असाइड कर दो। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है सेक्शन 5 से रिलेटेड, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लेड डाउन करे हैं, तो वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एन बालाकृष्णन वर्सेस एम कृष्णामूर्ति। यार ये खुद पढ़ लेना, बहुत आसान है। इसमें वही मैंने जो आपको बताया था कि चाहे कितना डिले हुआ है, कितना बड़ा डिले हुआ है, वो इममटीरियल है, वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि आपने जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक दी है। फिर उसके बाद अगर लिटिगेंट डिले करता है ना, उसको उससे कुछ फायदा नहीं होता, वो उसके मतलब हार्मफुल ही होते हैं उसके लिए। फिर जो डिले है, अगर वो डेलिबरेट नहीं है, वो ड्यू टू नेग्लिजेंस नहीं है, तो जो कोर्ट है उनको क्या करना चाहिए, उनको मतलब कोशिश करना चाहिए कि एंड्स ऑफ जस्टिस मीट करें और वो जो डिले है वो सेट असाइड कर दें। लेकिन अगर जो डिले हैं वो आपकी नेग्लिजेंस की कारण या फिर आपकी बैड इंटेंशन थी, उसकी वजह से हुई है, तो आपको जो डिले है आपका वो सेट असाइड नहीं किया जाता। सिमिलरली दूसरा केस कलेक्टर वर्सेस कटीजी 1987 भी क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कॉज जो है उसको आपको लिबरल कंस्ट्रक्शन देनी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ओवरली स्ट्रिक्ट या रिजिड इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। फिर उसके बाद क्या है, हर चीज का मतलब जरूरी नहीं है कि अगर मतलब डिले हुआ है तो बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम आपको बताएं हर दिन क्यों 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 डिले हुआ, ठीक है, मतलब हर स्मॉल डिटेल देने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन सेंस से भी चीजें जो लगाई जा सकती है उसको इग्नोर मारो, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मतलब कुल मिला के कि क्यों डिले हुए उसको ही कंसिडर कर लो। जरूरी नहीं है कि हर हर दिन की आपको रिपोर्ट दे, ठीक है, और मतलब रिजिड इंटरप्रिटेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको लिबरल कंस्ट्रक्शन दो, बट वही कैजुअल इंटरप्रिटेशन भी मत दो कि बिल्कुल छोटी मोटी बातें की। वही जो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि लॉयर को याद नहीं था, मुझे याद नहीं था, या लॉयर बिजी था, ये सब कुछ नहीं चलेगा। देन उसके बाद क्या है, रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड्स। इसमें भी क्या है कि 2 स्टेप इंक्वायरी इसमें बताई गई है। जब भी आप कॉन्डिनेशन और डिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखेंगे कि क्या सफिशिएंट कॉज था या नहीं, और चलो सफिशिएंट कॉज प्रूव हो गया था कि था, लेकिन अब उसका जो अगर हम इसने इसे कॉन्डिनेशन और डिले दे देते हैं, तो ऑपोजिट पार्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि ऑपोजिट पार्टी को कितना नुकसान होगा। तो इन दोनों चीजों का हमें बैलेंस करना है, ये 2 स्टेप इंक्वायरी है। देन बसवराज वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन। कॉन्डोनेशन इज ऑफ कोर्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट। आप सेक्शन 5 अप्लाई करके ये नहीं बोल सकते कि नहीं डिले हो गया था कि कोई नहीं, बट हम सेक्शन 5 जो है उसका यूज कर रहे हैं और ये तो मेरा हक है। आपका कोई हक नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रेशन। अगर उसको लगेगा कि आपकी सही में कोई सफिशिएंट कॉज था, आपका सही में कोई रीजन था, एडुकेट बोनाफाइड रीजन था, तो ठीक है, हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। बट अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ऐसी फालतू में बुद्धू बना रहे हैं और आप बोनाफाइडली एक्ट नहीं कर रहे थे, आप खुद नेग्लिजेंट थे, तो आपको कोई कॉन्डोनेशन नहीं मिलने वाला है। स्टेट और नागालैंड वर्सेस लिपोक एओ। इसमें तो गवर्नमेंट की बात की कि जब गवर्नमेंट डिले करती है ना, तो उसमें कॉन्डोनेशन हम दे सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उनको भी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और मतलब कि क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट से डिले हुआ है वो सफिशिएंट कॉज नहीं हो सकता, मतलब गवर्नमेंट कोई एक्सक्यूज नहीं कर रहे हम, उनको भी सफिशिएंट कॉज देना ही पड़ेगा, तभी उनको जो है कॉन्डोनेशन ग्रांट होगा। तो अब इसमें कंडीशंस बताइए कब कॉन्डोनेशन कैन बी ग्रांटेड, जैसे कि सीरियस इलनेस या हॉस्पिटलाइजेशन होगी, तो पढ़ लेना बहुत ईजी है। एक ये भी है कि लॉयर ने आपको गलत एडवाइस दी या फिर वो खुद नेग्लिजेंट था, लेकिन आप नेग्लिजेंट नहीं थी, पार्टी वाज नॉट नेग्लिजेंट, तब भी कॉन्डोनेशन कैन बी ग्रांटेड। केस लॉस करते हैं, वर्सेस उमर वर्सेस पोर्टिंगल स्वीडन अदर्स 2019। तो इसमें कुछ नहीं है, पढ़ लेना ये खुद ही, लेकिन थोड़ा बता देती हूँ। जो रिस्पोंडेंट है उसने एक्स पार्टी डिग्री ले ली थी, क्योंकि जो एपेलेंट फादर इन लॉ है वो नहीं आए थे। फिर उसके बाद फादर इन लॉ ने क्या किया कि उनको ये सेट असाइड करनी थी, ये जो एक्स पार्टी डिग्री थी, और उनका कुछ स्टैच्यूटरी पीरियड था कि ये एक्स पार्टी डिग्री इतने पीरियड के अंदर सेट असाइड हो सकती है, उसके बाद नहीं, लेकिन उन्होंने डिले कॉज किया 554 डेज का। अब उन्होंने सेक्शन 5 की मदद ली कि कॉन्डोनेशन और डिले जो है वो हमें ग्रांट कर दीजिए, कोई सफिशिएंट कॉज वगैरह होगा, लेकिन क्या है, जो हाई कोर्ट है डिनाइड कॉन्डोनेशन एंड डिसमिस द अपील एज टाइम बार। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला,
सुप्रीम कोर्ट ने एक तो उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे और ये देखा कि भाई वो तो एक तो जो एपेलेंट था वो अपने 60s की उम्र में था, ठीक है, 60 साल की से या 60 साल से ऊपर की उम्र में था, ठीक है, उनको कोई हार्ट डिजीज थी, डेंगू से गुजर रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे, फिर उसके बाद मेंटली डिस्टर्ब भी थे बिकॉज ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स, ये उन्होंने कंसिडर किया। फिर उन्होंने ये भी कंसिडर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जरूरी नहीं है कि अगर ये जो डिले होता है, कितने भी दिन का डिले हुआ, तो हम आपको पूरा जो है चिट्ठा दें कि एक एक दिन पे क्यों डिले हुआ, ठीक है, डे टू डे बेसिस का हमें आपको पूरा जो है रिपोर्ट नहीं देनी, हमें बस आपको एक मतलब पूरा बताना है कि हमारा क्यों डिले हुआ। उसने बता दिया कि मैं बीमार था और ये सब कुछ था, तो इसलिए तो ये जो है वो सफिशिएंट कॉज है सुप्रीम कोर्ट की नजरों में, ये बिल्कुल सफिशिएंट कॉज है। लेकिन जो कॉस्ट वगैरह है वो थोड़ी अप्लाई की, 10,000 रुपए की कॉस्ट अप्लाई की, बट इन टोटालिटी ये जो मेडिकल रिकॉर्ड्स थे और ये सब कुछ पता चला कि एपल इन 60s में तो हॉस्पिटलाइज था, डेंगू वगैरह था, हार्ट डिजीज थी, तो ये सब कुछ सफिशिएंट कॉज है और इसलिए आपको डिले जो है वो आपका सेट असाइड किया जा सकता है। सेकंड केस है मानीबेन देवराज शाह वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ब्रिहन मुंबई। ये भी आप खुद पढ़ना डिटेल में, लेकिन मैं आपको जज दे देती हूँ। प्लेंटिफ के फेवर में कुछ आया जजमेंट, देन उसके बाद जो डिफेंडेंट है उसको अपील करना था, लेकिन उसने डिले कॉज किया 7 years एंड 108 days। उसने अपना ये डिफेंस दिया कि जो पेपर थे वो मिसप्लेस हो गए थे और हमारा जो जूनियर लॉ ऑफिसर था उसका भी ट्रांसफर हो गया था, इसलिए हम जो अपील जो है वो प्रेफर नहीं कर पाए। तो फिर मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही बोला कि सबसे पहले तो डिस्कस किया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। सेक्शन 5 जो है वो कब यूज में आ सकता है, जब आपका सफिशिएंट कॉस्ट प्रूव हो जाए, ना कि जब आप नेग्लिजेंस हो। जो ये जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने अपना जो डिफेंस दिया ना कि हमारे तो डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए थे, जूनियर लॉ ऑफिसर का ये हमारा वो ट्रांसफर हो गया था, तो इसमें भी बहुत लूप होल्स मिले, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि जब मिसप्लेसमेंट हुआ डॉक्यूमेंट्स का तो कौन उसकी कस्टडी में था, कब हुआ, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिले भी या नहीं मिले, आपने कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके बाद जो एक जूनियर लॉ ऑफिसर का क्योंकि ट्रांसफर हो गया और आपने अपील नहीं प्रेफर की, तो ये तो कोई मतलब बात नहीं बनी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लीगल ऑफिसर्स ऑलरेडी होते हैं। तो हमें नहीं लगता इसके बेसिस पे कि आपके पास कोई भी सफिशिएंट कॉज है। आपने खुद ही डिले और नेग्लिजेंस की वजह से जो अपील है वो प्रेफर नहीं की, इसलिए कोई हक नहीं बनता आपका कि आप सेक्शन 5 का बेनिफिट लो और आपका जो डिले जो आपने कॉज किया है उसको सेट असाइड किया जाए। पर ये जो है वो आप डिटेल में पढ़ लेना, पूरे अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। या सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें हमने सेक्शन 3 एंड 5 डिस्कस किए। और ये पूरा मुझे लगता है एग्जॉस्टिव टॉपिक मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें मैंने सेक्शंस एज वेल एज पूरे केस लॉज भी डिस्कस किए हैं। सो इफ माय वीडियो हेल्प यू इन एनी मैनर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।